और लोग बाहर गया है क्या? कुछ लोग बाहर गए हैं, जाने दीजिए, जो नहीं है उनको जाने दीजिए। चलिए भाई, दुर्गा पूजा के बाद फिर से आप लोग को मेरे क्लास में स्वागत है। एक्चुअली मेरा तबीयत ही खराब हो गया था, इसीलिए डेंगू नहीं था, वहाँ ठंडा असर कर गया। एक्चुअली नवमी के दिन आए पटना, वापस गए ना, ठंडा असर कर गया। उसके बाद जो बुखार लगा तो अभी तक वो ठीक नहीं हुआ पूरी तरह। हम लोग आज नया टॉपिक शुरू करेंगे। आप लोगों को कुछ होमवर्क दिए थे, कौन कौन होमवर्क किया है? बस सिर्फ 3 लोगों ने। क्या हुआ? और बाकी लोग आपने किया? क्यों? मतलब नहीं करने का कुछ तो रीजन होगा ना। कोशिश ही करना था। तो देखिए, ये हमेशा याद रखिए, एक कहावत सुने है ना कि करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। जब हम कोशिश ही नहीं किए तो फिर हमको पता कैसे चलेगा कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये स्टिल होमवर्क रहेगा। आज फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, मंडे को हम सारे लोगों के पास वो बना हुआ देखना चाहते हैं। आप लोग को लिख के लाना होगा। पता नहीं है, मौर्य और पाल काल में जो आर्ट है उसमें तुलनात्मक अध्ययन करके लाना है। ठीक है, कॉम्परेटिव स्टडी आपको करके लाना है। ये मंडे का आपका होमवर्क है। हम इसमें कोई आपसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहाना नहीं सुनना चाह रहे हैं कि आप बहाना करिए कि सर हम भूल गए, सर हमको पता नहीं था। ये हम कुछ नहीं सुनेंगे, क्योंकि देखिए, ये हमेशा याद रखिएगा कि करना तो आपको है ही। चाहे आप अपने मन से करिएगा या मेरे जबरदस्ती से करिएगा, आपको करके तो लाना पड़ेगा। क्योंकि ये अगर सोच रहे हैं कि किसी को हम कहेंगे कि अच्छा तुम छोड़ दो, ये नहीं होने जा रहा है। इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं है। दशहरा का छुट्टी था, छुट्टी में चलिए कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन अब छुट्टी खत्म हो गई है, आप लोगों को करना है, क्योंकि आपका टेस्ट भी होगा आर्ट एंड कल्चर से। तो देखिए, एक नया क्वेश्चन हमको, क्योंकि हमको एक बीपीएससी का ही स्टूडेंट बताया कि ये भी क्वेश्चन आता है। तो जब क्वेश्चन आता है तो क्यों नहीं हम पहले लिख के देखें। देखिए, हमेशा ये कोशिश मत कीजिए कि सर हमको लिखवा दें, हमेशा कोशिश कीजिए कि हम भी कुछ लिख के सर को दिखा दें। जैसे जितना हम लिखा रहे हैं बस सिर्फ इतना ही आप अपने पास मत रखिए। अगर उसमें पॉसिबिलिटी है, कुछ पॉइंट हमसे मिस हो रहा है, आप उसको भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो आज नया टॉपिक है हमारा पटना कलम। तो पटना कलम क्यों प्रसिद्ध है? पटना कलम पेंटिंग के बारे में जान रहे हैं ना, क्यों प्रसिद्ध है? स्थानीय लोगों के लिए, जैसे स्वतंत्र रूप से थी। और कोई? देखो, फिर से तुम एक चीज गड़बड़ करना शुरू किए। तुम सब टाइटल में जा रही हो, तुम सब कुछ सही बता रही हो, तुम कहीं गलत नहीं हो, लेकिन हम रोज तुम लोग को जो चीज समझाते हैं कि हम सब टाइटल में पहले हमको घुसना ही नहीं है। हम आपको जो पूछना चाह रहे हैं आप उसका पूरा विशेषता, हम आपसे अगर नाम पूछें तो आपको अपना नाम ही बताना है कि ना मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे दादाजी का नाम, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो बताया ये सब चीज़ें, ये सारे चीज़ उसके सब टाइटल्स हो गए, सब टाइटल्स हो गए। हमको मुख्य टाइटल चाहिए। यही तो देखिए, यही चीज़ तो आपके अंदर हमको सुधार ला देना है। अगर ये चीज़ आ जाएगा ना तो हमको नहीं ज़रूरत है कि आपको याद करना पड़ेगा कोई भी लिखने के लिए। आपको जैसे टाइटल याद आएगा आप उसका सब टाइटल कर लेंगे, क्योंकि आपको सब कुछ पता है।
जैसे आपने कहा इसमें मछली बेचती है, भिश्ती को दिखाया गया है। भिश्ती समझ रहे हैं क्या, किसको कहते हैं भिश्ती? पानी भरने, वाटर कैरियर, यानी वो पानी लेके जाता था, उसको दिखाया गया है। तो देखिए ये इसकी सबसे मुख्य विशेषता है कि इसमें दैनिक जीवन को दिखाया गया। एक वर्ड बोलना था, तुम उसको पूरा डिस्क्राइब किए जा रही हो, हम पूछ रहे हैं इसकी विशेषता क्या है। देखो गलती कहाँ है ये पता चल गया ना। देखो आप लोग में नॉलेज की कोई कमी नहीं है, बस उसका एक डायरेक्शन होता है ना कि आप लोग जिगजैग जिगजैग चलते हो, एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन ले ही नहीं पा रहे हो। बस जो हमारा दैनिक लाइफ है उसको वो दिखा रहा है। बाकी चीजों में, बाकी जो पेंटिंग्स है वो या तो राजा महाराजा का दिखा रहा है हर काल में, आप देखिएगा, क्योंकि उसको राजाश्रय मिल रहा है। या फिर अगर आप इसके बाद अगर मधुबनी पेंटिंग को देखेंगे तो उसका मुख्य थीम क्या था शुरुआत में? सबसे ज्यादा जो पेंटिंग्स ये बन रहे थे मधुबनी पेंटिंग, वो रामायण पर आधारित थे। ठीक है, बाद में इसमें जो समावेश होता है वो शादी ब्याह जैसे कोहबर, ये सबसे ज्यादा इसका फेमस चीज है। तो देखिए ये आपको समझना होगा कि दैनिक लाइफ, देखिए दैनिक लाइफ में क्या है, आप देखिएगा ठठेरा को दिखा रहा है। ठठेरा किसको कहते हैं? क्या बर्तन? बर्तन बनाने वाला। अरे तो पूरा भी तो बोल दो, वो बर्तन धोने वाला बता रहा है। हम रोज आप लोगों को एक चीज कहते हैं ना कि देखो बोलो और जोर से बोलो। वो खत्म हो गया है। जोर से बोलो जय माता दी, वो खत्म हो चुका है। जैसे हम अगर जोर से बोलने के लिए बोल रहे हैं तो जय माता दी। देखो तो ये चीज, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग चीजों का समावेश है। हम आपको एक साथ बहुत सारे पेंटिंग्स दिखाएंगे, जब ये खत्म कर लेंगे तो लास्ट में हम दिखाएंगे बहुत सारे पेंटिंग्स जिसमें आपको दिखाएंगे कि डेली लाइफ में कैसे उनका जनजीवन चल रहा है। तो अगर इसको पटना कलम को बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे पटना कलम और कंपनी शैली और पुरुषों की शैली और मिश्रित शैली नहीं है, नहीं वो तो कला है ना। और इंडो मुगल शैली, यहां मुगल कहाँ आ रहा है? हम पटना कलम में, मुगल काल कब का खत्म हो गया? इंडो ब्रिटिश शैली। आप मुगल काल में नहीं हैं, ये मुगल खत्म हो गया। यानी इतने प्रकार से हम इसका जानते हैं। यानी अगर आपसे कह रहा है कंपनी शैली, वो भी पटना कलम ही है। पुरुषों की शैली, वो भी पटना कलम ही है। इंडो ब्रिटिश शैली, वो भी पटना कलम ही है। देखिए पटना कलम में क्या है कि उस समय जो लाइफ था वो दिखाया। इसके अलावे अगर आप देखेंगे तो जो उस समय प्लांट हैं या उस समय फ्लावर हैं, उसका भी उन्होंने पेंटिंग बनाया है। और लगभग जो पेंटिंग्स बनाए हैं पटना कलम में, उस समय का जो आपको मिलेगा उसमें अरबी में वो फ्लावर का नाम लिख दिया है। तो हो सकता है बहुत सारे अब फ्लावर्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये डेवलप हुई क्यों पटना में? क्यों आई? मुर्शिदाबाद से क्यों आई, वही तो पूछ रहे हैं। हाँ, मतलब वो लेके आया। और कोई?
क्यों यहाँ पे पटना में ये डेवलप हुई? वो तो जब बना रहे हैं तब ना लेके जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन आप लोगों ने फिर सुना ही नहीं। अगर मुर्शिदाबाद में चल रहा था तो फिर पलायन वहां से लोगों ने किया क्यों? जी, तो यही चीज तो सुनना चाह रहे हैं हम। आप लोग कह रहे हैं कि लेके जा रहा है, लेके जा रहा है। अरे वो संरक्षण देना बंद कर रहा है, उसका पुत्र आ रहा है, वो संरक्षण देना बंद कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो आर्टिस्ट है, देखिए कला, कला के बारे में आप जानिए, जब तक उसको राजकीय संरक्षण नहीं मिलेगा तब तक वो डेवलप नहीं होने जा रही है। तो आप लोग कह रहे हैं कि साथ में लेके आ रहा है, मीर जाफर और मीर कासिम लेके आ रहा है, नहीं, वो संरक्षण देना बंद कर रहा है। तो देखिए जैसे संरक्षण, राजकीय संरक्षण बंद हुआ तो क्या होता है, लोग वैसे जगह पे माइग्रेट करते हैं जहां पे वो अपने कला को बेच सकें। जैसे आज के टाइम में अगर हमारे मुख्यमंत्री मधुबनी को नहीं संरक्षण देते तो क्या पूरे पटना की दीवारों पे आपको मधुबनी दिखता? अगर भागलपुर में, भागलपुर का कौन सा है आर्ट, आर्ट कौन सा है, मंजूसा। अगर आप भागलपुर में जाएंगे तो वहां देखेंगे दीवारों पे मंजूसा आर्ट बहुत सारा मिलता है। मंजूसा आर्ट की कहानी क्या है? सब बिहार के ही हो ना? वो कभी कभी डाउट इसलिए होता है ना कि तुम लोग यहाँ के कला के बारे में कुछ नहीं जानते हो। अरे अगर इससे पहले भी तो कुछ पढ़े होगे कि एकदम अभी फ्रेश कुछ नहीं पढ़ा आर्ट? हाँ, मंजूसा कला की कहानी क्या है ये तो सबको पता होना चाहिए। बिहुला बिसहरी की कहानी है, क्योंकि एक चांद सौदागर नाम का व्यक्ति था, उसकी वाइफ, उसका जो प्राण होता है वो यमराज से वापस लेके आती है। वो कहानी है बिहुला बिसहरी की, आप लोग एक बार पढ़ तो लीजिएगा। देखिए क्या होता, क्या नेट पे सर्च करो, ऐसे मोबाइल चलाने के लिए समय है और कहानी कहाँ मिलेगा? आप अगर बिहुला बिसहरी या मंजूसा पेंटिंग की कहानी अगर आप सर्च कर लीजिएगा आपको मिल जाएगा कि कहानी क्या है। तो देखिए ये राजकीय संरक्षण में डेवलप हो रहा है। अब आप देखिएगा कि सरकार इसको संरक्षण करने के लिए इसको एक तरह से क्या बोलते हैं, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में डाल दी है पेंटिंग्स को। तो आप अगर जाइएगा तो यहाँ पटना में देखिए मधुबनी पेंटिंग का ट्रेनिंग होता है, उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान में जाइएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कैसे इस पेंटिंग को बनाते हैं, कैसे उसका आउटलाइन तैयार करना है। इसके वहाँ मंजूसा का भी खुला हुआ है, स्टोन क्राफ्ट का भी खुला हुआ है, यानी जो हमारी कला है उन सारे कलाओं का वो ट्रेनिंग सेंटर है जो कि उद्योग विभाग के द्वारा बनाया गया है। तो देखिए राजकीय संरक्षण जब मिलेगा तभी कोई भी चीज आगे बढ़ेगा। जैसे राजकीय संरक्षण हट गया तो क्या होता है, लोग वहां से माइग्रेट करेंगे, क्योंकि जो आर्टिस्ट हैं वो इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब इसका संरक्षण नहीं मिलेगा तो वो माइग्रेट करेंगे। तो माइग्रेट भी आदमी कहाँ करता है, सबसे पहले देखता है कि कहाँ किस जोन में जाके वो सेफली अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता है। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई माइग्रेट कर रहा है तो सबसे पहले वो देखेगा कि कहाँ पे जाके हम सेफली अपने आर्ट को बेच सकते हैं, क्योंकि अगर जिसकी जीविका इससे चल रही है तो उसको तो कमाना है ना। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा पटना कलम, पटना कलम, पटना कलम हो गया, ऑब्लिक कंपनी
कंपनी ऑब्लिक, और क्या था, इंडो ब्रिटिश, इंडो ब्रिटिश ऑब्लिक पुरुषों की शैली। ये इतना नाम है इसका। लिख ले हेडिंग, लिखिएगा इसमें, औरंगजेब के द्वारा औरंगजेब के द्वारा कला पर रोक लगाने से कलाकारों द्वारा बंगाल के मुर्शिदाबाद पोस्ट में लिख लीजिएगा बालूचक नामक स्थान, बालूचक नामक स्थान, यानी मुर्शिदाबाद में ये एक स्थान था बालूचक। इस स्थान नामक स्थान, कोष्ट में बंद कर दिए, कोष्ट में शरण लिया गया। शरण लिया गया यानी आपने जो पहले बताया, क्योंकि हम आपसे इसीलिए पहले डिस्कस करते हैं कि आप लोग में से कोई तो कुछ बता देगा, वो बताया कि औरंगजेब इसको पहले रोक लगा दिया, ठीक है। अब ये मुर्शिदाबाद में गए, लेकिन जैसे पलासी के युद्ध में जब वो युद्ध होता है, उसके बाद जब मीरन है, जो कि मीर जाफर का जो पुत्र है मीरन, वो क्या करता है कि इनको संरक्षण देना बंद कर दिया। अब क्या कर रहे हैं कि जो भी एक्टिव कलाकार थे वो क्या करेंगे, वो वहां से पलायन करके पटना में आके बस गए, और वही लोग आके यहां पे इस शैली को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो लिखिए, पलासी युद्ध के पश्चात, पलासी युद्ध के पश्चात कब हुआ था पलासी युद्ध? 1764 कौन है वो? 64 बोल रहे हो। पश्चात 1757 ईस्वी में मीरन ये मीरन कौन था? पोस्ट में लिख लीजिएगा, मीर जाफर का पुत्र। पोस्ट में लिख लिया, मीर जाफर का पुत्र के द्वारा भी कलाकारों को संरक्षण देना, कलाकारों को संरक्षण देना बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया, जिस कारण कुछ कलाकार
पटना में आकर बस गए। इन्हीं के द्वारा विकसित चित्रकला को पटना कलम ऑब्लिक कंपनी ऑब्लिक इंडो ब्रिटिश शैली के नाम से जाना जाता है। इसका विकास 18वीं से 20वीं शताब्दी तक। आपसे पूछेगा 18वीं से 20वीं शताब्दी तक, तो डेट अगर आपसे पूछ दिया तो आप कब तक डेट जानते हैं पटना कलम का विकास? अठारहवीं शताब्दी कहने का मतलब क्या होता है? और 20वीं? तो अगर डेट आपसे पूछता है तो आप डेट क्या बताएंगे? डेट, अगर डेट, क्योंकि पटना कलम का तो डेट भी रहता है कि कब से कब तक है, 1760 से कि 1750 से। 1700 पोस्ट में लिख लीजिएगा, 1750 से 1925। माना जाता है। यानी इसका अब डेवलपमेंट आप समझ गए कैसे ये डेवलप हो रही है। क्योंकि एक राजा ने पहले संरक्षण देना बंद किया तो चला गया मुर्शिदाबाद कि चलो वहां मिलेगा। अब दूसरा आ रहा है, पलासी के युद्ध में हार जाता है तो कहेगा क्या कि हम तुमको संरक्षण देंगे। उसको आर्ट से क्या मतलब है? जिसका सत्ता चला गया वो आर्ट डेवलप करेगा। अब क्या है कि आर्टिस्ट को तो कहीं भी चाहिए, उसने नया बाजार देखा कि चलो पटना चलते हैं। क्योंकि पटना शुरू से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि यह मगध की जब राजधानी भी बना है उससे पहले ये एक मिलिट्री बेस हुआ करता था। क्योंकि उदयन इतना बेवकूफ नहीं था कि राजगीर से उठा के पाटलिपुत्र वो राजधानी ले आया था, क्योंकि उससे पहले ये मिलिट्री बेस के रूप में यूज होता था। उसका कारण क्या था? तीनों तरफ से सुरक्षा से घिरा हुआ था, नदियां थी, यहाँ जलोढ़ मिट्टी है, यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। तो ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। इसके कारण से अब देखा आर्टिस्ट कि चलो वहां नहीं हो रहा है तो पटना चलते हैं, और ये लोग आके इस चित्रकला को डेवलप करते हैं जिसको पटना कलम के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब इस कला केंद्र का, इसका कला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? पटना। तो पटना में कोई स्पेसिफिक एरिया होगा ना? दानापुर। और कौन सा मोहल्ला? कुछ तो पढ़े हो गए ना तुम लोग। तुम लोगों को तो ये पता था कि पटना कलम हम पढ़ाने वाले हैं, ऐसा तो नहीं था कि नहीं पता था आप लोग को।
हाँ, मुगलपुरा। और तो हम तो वही तो जानना चाह रहे हैं, बहुत सारा, एक साइड तुम बता दिए मुगलपुरा, और क्योंकि पूरे पटना में तो ये पेंटिंग बनता नहीं था, तो बनता कहाँ था ये तो बताइए। आप एक जगह बता दिए, सब एकदम चुपचाप हो जाते हो। जहां क्वेश्चन ये किए तो सबके अंदर खामोशी क्यों आ जाती है? हम क्यों ऐसा करके आएंगे कि हमको खामोश, कुछ तो पढ़ के आते। लिखिए इस शैली का प्रमुख क्षेत्र। हाँ, आरा, दानापुर, पटना तो है ही, पटना में कहा, पटना तो सबको ही जान रहा है। इस शैली का प्रमुख क्षेत्र पटना का लोधी कट्टा, लोधी कट्टा लिख दें, लिख लिए हो, लिख लियो ना। मुगलपुरा जो एक बताया है ना, मुगलपुरा, कौमा, दीवान मोहल्ला, हाँ, मच्छरहट्टा, दीवान मोहल्ला, कौमा, मच्छरहट्टा, मच्छरहट्टा, अभी भी ये सब जगह है पटना में, ये सारे नाम से अभी भी मोहल्ले हैं। तथा आरा, तथा आरा एवं दानापुर का कुछ क्षेत्र। मच्छर, हाँ, मच्छरहट्टा, तो मच्छरहट्टा में वो मच्छर का नहीं है, वो मछली से होता है मच्छरहट्टा। मच्छर से मत समझ लेना कि मच्छरहट्टा हो रहा है। अभी भी है मच्छरहट्टा, अभी भी है, पटना सिटी का ये सब क्षेत्र है। आप जाएंगे ये सारा दीवान मोहल्ला अभी भी है। कभी पटना घूम लिया करो, पैदले जाके कम से कम सिटी में घूम लो, ये सारा मोहल्ला आपको मिल जाएगा। हाँ, कट्टा और हट्टा, अरे तो उस समय लोधी कट्टा होगा, अब बाद में कटरा बना देते हैं। देखो बहुत सारे नाम का अपभ्रंश भी होते जाता है, ठीक है। आ? बिहार ही अपभ्रंश है, बिहार होना चाहिए, बिहार हो गया। क्यों बिहार पड़ा था नाम? यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध विहार थे, इसके कारण से इसका नाम बिहार पड़ गया। अगर नहीं इसकी कहानी जान रहे हो तो कभी बुद्धा पार्क चले जाना, वहाँ लेजर शो होता है 7 बजे से, वहाँ पे कहानी वो सुन लेना, वो पूरे बिहार की कहानी आपको बता देगा। हमारा जो इतिहास है वो सब आपको आधे घंटे में बता देगा। वो वाटर स्क्रीन पे दिखाते हैं, आप लोग गए हैं, नहीं गए हैं तो जाके एक बार घूम आइएगा शाम में। अब अक्टूबर आ गया ना, अब 6:30 बजे से होगा, 6 बजे से शायद है, क्योंकि गर्मी के दिन में 7 बजे से है और ठंडी के दिन में 6 बजे से। आराम से जाके एक बार देख लेना, वो तुमको मिल जाएगा कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आरा एवं दानापुर का कुछ क्षेत्र। अच्छा, पटना कलम में किस पद्धति को अपनाया गया? जो ये कलर्स हैं वो किस पद्धति से है? क्योंकि ये भी पटना कलम का ही बना हुआ है। पूछो, पढ़ के सब अहिवे नहीं किया है तो लोग जवाब दोगे क्या? एकदम उठे चले आए। हाँ, ये यूरोपियन प्रभाव इस पे दिख रहा है कहीं? हम प्रभाव बोल रहे हैं, हम ये पद्धति पूछ रहे हैं किस पद्धति से ये किया गया है, कौन से किस टाइप का कलर यूज किया गया है।
हाँ, कौन है भाई वाटर कलर वाले? सही है, वो सही है। उसको काहे के लिए तू उसको ये अब करके ऐसे झुका क्यों रहे? सही हो, वो जल रंग पद्धति ही है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि तुम बोलने के बाद सर क्यों झुका रहे हो? ऐसा नहीं ना कि मारने आ रहे हैं तुमको कि नहीं गलत बोले हो तो फिर अब वो और इशारा कर रहा है, वो सोच रहा है कि गलत हो जाए तो कुछ डांट सुन जाएगा। नहीं, ये सही बोला। लिखो पटना कलम में पटना कलम में ब्रिटिश जल रंग पद्धति को अपनाया गया। ब्रिटिश जल रंग पद्धति को अपनाया गया। हेडिंग डालिएगा विशेषता। विशेषता। अब इसकी विशेषता बतलाइए क्या क्या है, सिर्फ पॉइंट्स बताना है। पहला विशेषता, दूसरी विशेषता, तीसरी विशेषता तो बता चुका है। हाँ, अच्छा, और जो मुख्य लाइन है वो कोई नहीं बताता है। जबकि क्लास शुरू हुआ था उस समय सबसे पहले यही पॉइंट बताया था। जो सबसे पहले जो आप लोग बताए थे, सबसे पहले क्लास जब शुरू किए हैं तो सबसे पहला विशेषता आप लोग विशेषता प्रभाव पूछे थे, विशेषता बताया था। लेकिन आप लोग सबसे पहले ये पॉइंट्स बोल चुके हैं। लिखो पहला पॉइंट, बिना राजकीय संरक्षण से विकसित। क्या आप लोगों ने नहीं बताया था? शुरू में ही ये लाइन आप बता चुके थे। जब हम आप इसका पूछे थे कि इसका क्या मतलब ये है, तो आप सबसे पहले बताएं कि इसको कोई राजकीय संरक्षण नहीं मिला था, फिर भी ये डेवलप हुआ। बिना राजकीय संरक्षण से विकसित, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, इसे न तो मुगलों द्वारा और न ही बंगाल के नवाब द्वारा संरक्षण दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इन परिस्थितियों में नेक्स्ट पॉइंट में, इन परिस्थितियों में अंग्रेज अधिकारियों, रईसों, व्यापारियों या नौ धनाढ़यों
जिसके पास नया नया पैसा हुआ हो, नौ धनाढ्यों। देखो क्या होता है कि सबसे ज्यादा दिखावा कौन करता है? जिसके पास नया नया पैसा हो, तब देखो उसका दिखावा। जो खानदानी रईस है उसके कोई मतलब नहीं है, उसको पता ही है, वो देखोगे सिंपल रहेगा। लेकिन आज जिसके पास पैसा हो जाए, कल देखोगे अगर वो जिस बाइक से चल रहा है ना, अगर आज उसको पैसा मिल जाए, कल वो बाइक बेच के दूसरा बाइक ले लेगा, या नहीं भी बेचेगा ना, नया बाइक कल के कल निकाल लेगा, नया मोबाइल ले लेगा, उसके पास वो सब चीज। क्योंकि इसको कहा जाता है नौ धनाढ्य, यानी जिसके पास नया पैसा आया वो तो ज्यादा दिखाएगा ना कि हमारे पास पैसा है। तो आर्ट को समझ में आए या नहीं आए, आर्ट की महत्ता वो समझे या नहीं समझे, उसको खरीद के अपने घर में जरूर सजा लेगा। नौ धनाढ्यों द्वारा संरक्षण दिया गया। संरक्षण दिया गया, समझ गए? जैसे देखिए अब है कि इस पेंटिंग को कोई राजवंश नहीं दिया प्राश्रय, लेकिन प्राश्रय अगर दे या नहीं दे इससे मतलब नहीं होता है। जब लोग इसको पसंद करने लगे तो जाहिर सी बात है ये ऑटोमेटिकली ये कला बिक जाएगी। किसी भी चीज का एडवर्टीजमेंट अगर कर रहा है कोई, ठीक है, और पब्लिक एडवर्टीजमेंट किसी चीज का कर रही है, तो जानते हो जो पब्लिक कर रहा है ना वो ज्यादा प्रभावकारी होता है। क्योंकि वो जैसे बोलेगा नहीं बहुत अच्छा चीज है, उससे चार लोग उससे प्रभावित होंगे। तो इसको कोई संरक्षण नहीं मिला, लेकिन जो धनाढ्य व्यक्ति हैं वो खरीद रहे हैं, रईस लोग खरीद रहे हैं, इसके बाद जो व्यापारी वर्ग है वो खरीद रहा है, और अंग्रेज खरीद रहे हैं इस पेंटिंग को। तो जाहिर सी बात है इसका डेवलपमेंट तो होना ही था। सेकंड पॉइंट, बाजार आधारित चित्रकला। बाजार आधारित चित्रकला, इसमें लिखिएगा पॉइंट। देखिए अब बाजार आधारित चित्रकला से मतलब क्या होता है? जैसे जो हम चाह रहे हैं, जैसे आप देखिएगा कोई बाहर से विदेशी हमारे यहाँ आता है घूमने के लिए, तो क्या करेगा, जो देखेगा फटा पुराना जो पहना हुआ है उसका बहुत अच्छे से वो फोटो लेता है। कभी आप नहीं देखे हैं, चूंकि यहाँ पे विदेशी कम आते हैं, आप दिल्ली वगैरह में जाइएगा देखिएगा जितने भी विदेशी रहेंगे वो अगर आप खूब बढ़िया से वेल ड्रेस्ड हैं ना, आपका एक भी फोटो वो नहीं खींचेगा। लेकिन देखिए कोई अगर फटा कपड़ा पहन के आया हुआ कोई बच्चा है, उसका फोटो वो बहुत मतलब हर एंगल से लेगा। क्यों लेता है? क्योंकि उसको दिखाना है कि भारत में गरीबी कितनी है, कि लोग यहाँ नंगे रह रहे हैं, कपड़े नहीं है इनके पास पहनने के लिए। तो देखिए ये हो जाता है बाजार आधारित, और ये फोटो काफी ऊंचे दाम में वो बाहर जाके बेचेगा। तो ये जो बाजार आधारित चित्रकला था, तो इसमें भी क्या किया अंग्रेजों ने, अंग्रेज क्या करते थे कि भाई तुम हमको वैसा पेंटिंग बनाओ जिसमें भीड़ भाड़ दिखाया जाए, यानी भीड़ भाड़ कराया जाए, भारत की गरीबी दिखाया जाए, असभ्यता दिखाई जाए, इन सब चीजों को बना के दो, और उसको वो खरीद के ले जाते थे। ठीक है, लिख लीजिए। इसमें उन्हीं चित्रों को बनाया जाता था, इसमें उन्हीं चित्रों को बनाया जाता था जो उपभोक्ता द्वारा मांग की जाती थी, जो उपभोक्ता द्वारा मांग की जाती थी। अर्थात अंग्रेज अधिकारी द्वारा भारत की गरीबी, असभ्यता, भीड़ भाड़,
आदि का चित्रण कराया जाता था, आदि का चित्रण कराया जाता था ताकि उसे इंग्लैंड में ले जाकर दिखाया जा सके। समझ गए? तो ये अंग्रेज अधिकारी इसीलिए इसको प्रेशर दे रहे हैं कि आप हमको अपना गरीबी दिखाइए, पेंटिंग बना कर दीजिए, हम ले जाके वहां दिखाएंगे कि देखो भारत में, क्योंकि ऐसे भी वो कहते क्या हैं कि इंडिया वालों को सिविलाइज्ड हमने किया। अरे तुमसे पहले हमारे यहाँ सभ्यता का ज्ञान था, तुमसे पहले हम लोग गणतंत्र थे, गणतंत्र पूरे विश्व में गणतंत्र की जननी हमारी वैशाली है, तो फिर तुम लोग हमको क्या सिखाओगे? लेकिन वो लोग क्या था कि प्रोपेगेंडा है कि ये दिखाना था कि नहीं ये लोग एकदम असभ्य हैं, न इनको ड्रेसिंग सेंस है या ना कुछ भी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आखिर के लोगों को बताना होगा ना कि हाँ ये लोग कुछ नहीं जानते थे, हम इनको सिखा रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने इस चीज को किया। ठीक है, तीसरा पॉइंट, चित्रकला का क्षेत्रीय रूप। क्षेत्रीय रूप कहने का मतलब लेकिन इस पे प्रभाव तो सारे पेंटिंग्स का पड़ा था। ऐसा तो नहीं है कि बाकी जो पेंटिंग मुगल पेंटिंग है इस पे प्रभाव नहीं दिखता है, दिखता है। पहाड़ी चित्रकला का प्रभाव नहीं दिखता है, वो भी दिखता है। लेकिन फिर भी इन सारे प्रभाव को झेलते हुए भी इसने अपनी सादगी को मेंटेन किया। इस चित्रकला ने अपनी सादगी को एज इट इज मेंटेन किया है। लिखिएगा, इस कला के चित्रों पर मुगल शैली, पहाड़ी शैली और कंपनी शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके बावजूद यह अपने मौलिकता सादगीपूर्ण एवं सरलता दिखाई पड़ता है, जिस कारण यह अपने आप में अद्वितीय है, अपने आप में अद्वितीय है। आप समझ जाइए कि इतना प्रभाव होने के बावजूद भी अगर कोई अपनी मौलिकता नहीं खत्म करता है, जैसे हम लोग कितना भी मॉडर्न हो जाएं, अपने फादर को नाम लेके बुलाएंगे, कितनों भी हम लोग मॉडर्न हो जाएं, कहाँ हम अपने बाप को कहेंगे कि नाम लेके किधर आप कह सकते हैं?
यानी हम अपनी मौलिकता, हम लोग ठीक है कितना भी वेस्टर्न कल्चर में ढल जाएं, लेकिन जो हमारी मौलिकता है वो कभी निकल सकती है? नहीं निकलेगी, क्योंकि वो इनबिल्ट है। अगर हम लोग कितना भी आस्तिक हो जाएं, मतलब एकदम किसी धर्म को नहीं माने, लेकिन आज भी कहा जाएगा कि किताब को लात से मारो, हो पाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी मौलिकता है वो हमको अलाउ नहीं करेगी। गलती से भी वो किताब पे लात पड़ गया तो खट से क्षमा याचना हो जाता है। यानी जो हमारी मौलिकता है वो खत्म नहीं होने वाली है। यानी देखिए, यही हमारे अंदर का संस्कार कहा जाता है। यानी वो भी देखिए, जो कला बना रहे हैं उन पे प्रभाव पड़ रहा है, मुगल शैली का प्रभाव है, पहाड़ी शैली का प्रभाव है, कंपनी का है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मौलिकता को खत्म नहीं की। देखिए, हमारे अंदर जो हम लोग जो एकदम मतलब नहीं खराब इंसान हो जाते हैं, उसके पीछे हमारे रूट्स हैं। रूट्स यानी कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो भी हमारे पूर्वज हैं या जो हमारे अभी भी हैं, वो एक कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव हम लोग को उस हद तक बिगड़ने नहीं देता है। हम लोग चाह के भी, जैसे अब फॉरेन में क्या होता है, लोग अपने बाप को भी नाम से बुलाते हैं ना, थोड़ी कहेंगे नहीं। वहाँ ये मत सोचो, जैसे अगर वहाँ है, बहुत सारे कंट्री में जाओगे तो अगर माँ बाप और बेटा ये सब अलग अलग कमा रहे हैं तो सब अपना अपना खर्च उठाएंगे। एक साथ चले गए और दो चार को और भी चला गया तो जो से बड़ा है या जो कमाने वाला है, सारा बिल वही देगा, दूसरा नहीं देने वाला है। यानी जो कमा रहा है, ये नहीं कि जो नहीं कमा रहा है उससे कहेंगे ना तू खाए हो तो तू अपना बिल दो, नहीं। तो ये हमारी मौलिकता है, हम अपने रूट्स से बंधे हुए हैं, हम लोग चाह के भी उस कल्चर में नहीं ढल सकते। ठीक है, हमारा कल्चर ही अलग है और हमारा कल्चर सही में सबसे अच्छा है। हमारे यहाँ क्या है, परिवार में अगर 10 लोग नहीं भी कमाने वाले हैं, 2 ही लोग कमाने वाले हैं, उन 10 का भी गुजारा आसानी से चल जाता है। बाहर में ये चीज नहीं है, वहां सब कोई अपना अपना, वो इंडिविजुअल लाइफ जीते हैं। अपना देखो, अपना जैसे कमा के खाना है खाओ। क्योंकि देखो ये हमको भी नहीं, ये इवन श्रीलंका में भी ये सिस्टम लागू है। वहां भी अगर हैं, माँ है, बेटा है और बेटी, अगर तीनों शॉपिंग करने निकले हैं तो तीनों अपना अपना बिल खुद पे करते हैं। हम लोग के यहाँ हो सकता है कि मम्मी शॉपिंग करने जाए और तुम कमा रहे हो और मम्मी को कहोगे कि तुम अपने से पैसा दो, अगर सही में अगर टाइट मम्मी हो गई तो वहीं पे पीटना शुरू कर देगी कि तुम मतलब पैसा दिलवाएगा। लेकिन वहां देखें, वहां क्या, चूंकि हम साथ में गए थे शॉपिंग कराने, वो लोग पटना आए हुए थे कुछ गेस्ट वहां से, तो हम साथ में गए हुए थे, तो हम ये देख के दंग रह गए। और सबको अपना अपना लगेज खुद ढोना है। हम लोग क्या, मम्मी साथ में चले तो उसका भी बैगवा हो सकता है कि हम ही लोग को ढोना पड़ता है ना? हाँ, मतलब वही चीज हम कह रहे हैं कि हम लोग के यहाँ क्या है कि अगर हमारी माँ गई शॉपिंग करने के लिए तो क्या कहोगे कि तू जितना खरीदी हो अपना लेके चलो। वो बस खरीदने का काम उनका है, उसके बाद जितना भी है लाद लेके आप ही को लेके जाना है। हो सकता है प्रॉब्लम ये भी होती है, कभी कभी उनका भी पर्स आपको लेके जाना है, मन हो नहीं मन हो उससे कोई फर्क नहीं उनको पड़ने जा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर मम्मी जिसकी नहीं चलने में समर्थ नहीं है तो क्या वो अपना पर्स तक नहीं ढो सकती हैं, तो क्या कीजिएगा? अब दुनिया का देखिएगा, नहीं देखते हम लोग, हम सोचते हैं मम्मी का ही ना ढोना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई हंसेगा भी नहीं। क्योंकि अगर साथ में कोई यंग रहे तब उसका पर्स ढोगे तो लोग हंसेगा, मम्मी का ढो रहे हो तो सब लोग कहेगा कि अच्छा कितना संस्कारी बच्चा है, अपनी माँ का पर्स ढो रहा है। ये नहीं कि बीवी का मत ढोने लगना, उसका नहीं बोल रहे हैं, मम्मी के लिए। तो ये चीजें क्या है कि हमारे रूट्स हैं, हम लोग कभी इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते। हम लोग जो आज्ञा होती है वो हम लोग को मानना ही है। हम लोग कितना भी एडवांस हो जाए, ये सब चीज़ भूल नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लघु चित्रकला शैली। अब ये लघु चित्रकला शैली के रूप में क्यों मतलब डेवलप हुई? क्यों, बड़ा पेंटिंग बनाएगा तो ले जाने में दिक्कत है?
ऐसे ऐसा नहीं है, बड़ा कागज में बनाएगा तो क्यों नहीं कैरी कर सकते हैं? हाँ, कलर का। और हाँ, बस बस यही चीज तो चाहिए, यही तो सुनना चाह। हम क्यों आपको पहले पॉइंट नहीं लिखाते? देखो, इसको कोई राजकीय संरक्षण तो मिल नहीं रहा है, तो हम अगर अपना पूंजी लगा के बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम इतना बड़ा बड़ा नहीं ना बनाएंगे। हम पूंजी लगा दे 1,000 रुपया और उसको कोई 500 में नहीं खरीदे तो फिर फायदा? यानी इसको राजकीय संरक्षण तो मिल नहीं रहा है। अब राजकीय संरक्षण मिलता तब ना ये बृहद पैमाने पर बनता। अब है कि जो खुद से कुआं खोदना है और पानी पीना है, तो जितना सामर्थ्य रहेगा उतने ना आप कीजिएगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपके पास सामर्थ्य है ही नहीं और आप बहुत ज्यादा विस्तार कर लीजिए तो नहीं होगा। सही बोले? लिखो इसमें पहला पॉइंट, चूंकि यह बिना राज्य संरक्षण के चूंकि यह बिना राज्य संरक्षण के विकसित हुआ था, इस कारण यह लघु चित्रकला का स्वरूप ग्रहण किया। लघु चित्रकला का स्वरूप ग्रहण किया। नेक्स्ट पॉइंट, इसके चित्र कलाकारों द्वारा ज्यादातर कागजों पर और कहीं कहीं हाथी दांत पर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यानी जो इसके चित्र हैं ज्यादातर वो कागज पे मिलते हैं, कहीं कहीं हम लोग को हाथी दांत पे मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें चटक रंगों का प्रयोग नगण्य था, परंतु हर चित्र विविधतापूर्ण एवं नयापन लिए हुए है। ठीक है, तो इसमें चटक रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है, मतलब एकदम कम है भी तो बहुत कम है। और जो भी चित्र बनाए गए हैं वो विविधतापूर्ण है और हर चित्र में आप देखेंगे कुछ ना कुछ नयापन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जन कला से संबंधित देखिए इसमें इस कला के चित्र आम जनजीवन से संबंधित माने जाते हैं।
आम जनजीवन से संबंधित माने जाते हैं। जैसे अब आम जनजीवन से संबंधित क्या क्या रहेगा, तो जैसे हाइफन देके लिखिएगा, बाजार का दृश्य, बाजार का दृश्य, जैसे बाजार का दृश्य। पॉइंट उस लाइन में नहीं लिखना है, सबसे नीचे उसके जैसे लिख के हाइफन देके बाजार का दृश्य, फिर इसके नीचे लिखिएगा पाठशाला, फिर इसके नीचे लिखिएगा मदरसा, फिर नीचे लिखेगा पर्व एवं त्योहारों का चित्रण, पर्व एवं त्योहारों का चित्रण। ठीक है, लिख लिए। और इसको एक ऐसे घेर के यहां पे लिख लीजिएगा सामान्य जनजीवन। ठीक है, लिख लिए। फिर इसी में नीचे और लिखते जाइएगा, लकड़ी काटता हुआ बढ़ई, नीचे लिखते जाइएगा लकड़ी काटता हुआ बढ़ई, फिर उसके नीचे मछली बेचती हुई औरत, लोहार, खेत जोतता किसान, फिर इसको नीचे घेर के लिख दीजिएगा व्यक्ति विशेष का चित्र। व्यक्ति विशेष का चित्र। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावे पेड़ पौधे, जीव जंतु, लिख लिए। अब कुछ चित्र और चित्रकार का नाम लिख लीजिएगा। जैसे एक तरफ लिखिएगा चित्र, ठीक है, चित्र में लिखिएगा रागिनी गंधारी, रागिनी गंधारी, इधर लिख लीजिएगा चित्रकार में महादेव लाल, महादेव लाल, नीचे में फिर लिखिएगा रागिनी तोड़ी, रागिनी तोड़ी,
इधर लिखेगा माधवलाल। हाँ, तोरी। तोरी। चित्रकार में लिखेगा माधवलाल। मुस्लिम निकाह, इधर मुस्लिम निकाह। शिवलाल, लग रहा पढ़े हुए हैं। शिवलाल। बेगमों की शराब खोरी, इधर चित्र में लिखो बेगमों की शराब खोरी, यानी बेगम लोग भी इतना शराब पीती थी कि उसका भी चित्रण कर दिया है। इधर लिखिएगा यमुना प्रसाद। बेगमों की शराब खोरी, इधर लिखेगा यमुना प्रसाद। हिंदू त्योहारों का चित्रण, हिंदू त्योहारों का चित्रण, इधर लिखिएगा हुलास लाल। हुलास। हुलास लाल। ठीक है, तो ये कुछ चित्र और कुछ चित्रकार का आपको नाम बताएं। देखिए, इसमें जो इसके चित्र हैं उसमें डेली लाइफ को दिखा रहा है। आप देखें, बाजार का दृश्य दे रहा है, मस्जिद का ये मदरसा का दे रहा है, पाठशाला दे रहा है, यानी हर धर्म को ये दिखाया जा रहा है। इसके अलावा खेत जोतता हुआ किसान मछली बेच रही है, या इंडिविजुअल जो व्यक्ति का चित्र है वो भी दिखा रहा है। इसके अलावा पेड़ पौधे और जीव जंतु का भी दिखा रहा है, और कुछ कुछ स्पेसिफिक, चूंकि उस पेंटिंग पे उस आर्टिस्ट का नाम है। जैसे अगर ये पेंटिंग नहीं रहता तो बेगमों की शराब खोरी पता नहीं चलता कि उस समय कितना बेगम लोग इतना शराब के लोग पी रहे हैं। ये मॉडर्न थोड़ी है, अगर आज लड़कियां पी रही है तो थोड़ी है कि मॉडर्न, उस समय भी लोग पी रहे थे। बस ये होता है कि ये आर्टिस्ट जो होगा कहीं खिसका हुआ होगा, देखा होगा, तो आपने पेंटिंग में दिखा दिया कि चलो दिखा दें लोगों को कि कितना ये लोग शराब के लिए है परेशान। हाँ, फतवा कैसे जारी हो जाएगा? देखिए, अब हो जाता है ना, उस समय इतना फतवा का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये मॉडर्न तरीका है। कौन इतना मान लेता है फतवा जारी होने पे भी? कौन मान लेता है? अगर फतवा भी जारी होता है किसी के खिलाफ तो कोई मानते हुए आपने सुना है कि वो फतवा मान के वो काम नहीं किया? देखिए, ये नियम किसके लिए हैं? जो गरीब तबका और लोअर मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके के लिए सारे नियम बनाए गए हैं। अपर क्लास के लिए कोई नियम होता है? रूल्स फॉर अदर्स। देखिए, ये हमेशा याद रखिएगा, नियम बस दूसरों के लिए बनाया जाता है। अगर हम ही को नियम बनाना रहे तो हम जो नियम बनाएंगे कभी हमारे ऊपर लागू होगा? कभी नहीं लागू होता है, क्योंकि रूल्स जो बनते हैं वो फॉर अदर्स, दूसरे के लिए बनता है। जो भी इतना आप अगर देखेंगे कि जो भी संस्कार कहिए, जो भी कहिए, वो एक मिडिल क्लास में बचा हुआ है कि हाँ, वो उस चीज को लेके चलता है। समाज क्या सोचेगा? कभी हाई क्लास को देखें समाज क्या सोच रहा है? आज आप पैसे वाले हो गए, आपके सारे अपराध खत्म, आप कितना भी गलत इंसान हो, क्या लोग आपके पास नहीं आएंगे? एकदम आएंगे। पैसा होने के बाद एक आपका अलग क्लास ही डेवलप होता है, और उस क्लास में वो सारे पाप धुल जाते हैं आपके। वही तो हम भी कह रहे हैं कि पैसा एक आपका अलग क्लास डेवलप करता है। इसीलिए देखिए, वो उस समय होता होगा, नहीं होता होगा, मानेगा कौन? आज भी इतने फतवा आपने सुनते हैं न्यूज में, फतवा जारी हो गया, मानता कौन है? तो फिर फतवा जारी करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, ये डेवलपमेंट है। चूंकि कला क्या है? अभिव्यक्ति है, और अभिव्यक्ति की आज़ादी हमेशा रही है। हाँ, यही होता है कि कभी कभी दूसरे कंट्री में जो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी दिखाते हैं वो सीधे ऊपर जाते हैं, लेकिन भारत में हमेशा से अभिव्यक्ति की आज़ादी रही है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे आप किसी को भी गलिया के
सुरक्षित रह सकते हैं, बाकी जगह नहीं है। यहाँ पे आप देवी देवताओं का अपमान करके आराम से घूम सकते हैं, आपको वोट मिल जाता है, बाकी जगह जाइए नहीं होता है। तो कितना होता है? अरे छुपना पड़ा, ठीक है। देखो, एक चूंकि वो लोग अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा नहीं होता है, स्ट्रिक्टनेस है। हमारे यहाँ क्या है ना कि जो हमारा सनातन धर्म है ना, बहुत लचीलापन है। वो तब तक कुछ नहीं करेगा, अरे बोल रहा है, बोलने तो क्या फर्क पड़ता है, बस ये सोच के बस ये कर लेता है। देखो, हमारा सनातन धर्म क्या होता है, वो हाथी वाला कॉन्सेप्ट है। हाथी चल रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दो, हाथी को उससे कुछ होगा? हाँ। तो बस हमारा वही है, हमारा जो ये है, हमारे यहाँ क्या है, वो सनातन धर्म क्या है, वो हाथी वाला कॉन्सेप्ट है। वो चल रहा है, कोई भौंक रहा है, उससे कोई फर्क नहीं होता है। अब देखें कभी फर्क पड़ते हुए, नहीं फर्क पड़ता है। जो लोग सुन के ऐसे ही बस निकल जाएगा। हमारे यहाँ कितने लोग रोज पूजा करते हैं? अगर बाई बर्थ अगर आप हिंदू हैं, कितने लोग हैं? हमको लग नहीं रहा है कि 20% भी लोग होंगे जो डेली शास्त्रों के विधि से पूजा करते होंगे। नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, पूजा करने का जो काम था वो ब्राह्मणों को सौंप दिया, पंडित जी कर लिए, हो गया। हमने क्या किया, अपने शास्त्र को जीवित रखने का कार्य ब्राह्मणों को सौंप रखा है। आज भी ये माना जाता है कि अगर पंडित जी बोल दिए कि पर्व इस डेट को होगा, तो ब्राह्मण के मुख से निकल गया, यानी सही है, हम उसको मान लेते हैं। आज भी ये चीज है। हम लोग भी जो भी कैलेंडर देख लें किस दिन है पर्व, लेकिन उसके बाद पंडित जी से पूछेंगे, पंडित जी, तो पंडित जी बोलेंगे कह कल 8 बजे तक है, आज ही कर लीजिए। तो मजाल है कि हम आज नहीं करेंगे, एकदम करेंगे। ये हमारा है। लेकिन क्या है, अलग रिलीजन में ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो डेट डिसाइड कर दिया तो उसमें किंतु परंतु लेकिन नहीं होता है। हमारे यहाँ हर बहुत सारा पर्व होता है 2 दिन हो जाता है। कभी आपने सुना है उन लोगों का पर्व 2 दिन होते हुए? तब तो हम लोग क्या होता है, पंडित जी पे ही आधारित है ना। बाकी अगर इस्लाम में आइए तो अगर बकरी ईद का है तो आज चांद नहीं दिखा वहां पे, कहाँ ये इसमें दिखता है ना, सऊदी में। हाँ, मतलब उधर नहीं दिखा तो नहीं हुआ। अगला दिन अगर दिखे चाहे नहीं दिखे, होना है ही। जैसे अगर एक दिन का रखते हैं कि आज दिखना इसेंशियल है, अगर उस दिन नहीं दिखा तो अगले दिन वो मान लिया जाता है कि हाँ चांद निकल गया होगा, और सारे लोग एक स्वर से उस पर्व को सेलिब्रेट कर लेंगे। हमारे यहाँ कभी एकरूपता आती है? तो फिर देखिए, हमारा कहना कि लचीलापन है धर्म में। धर्म आपको कभी स्ट्रिक्ट नहीं करता है। अब वही वही चीज है। देखिए, ये हर युग में हुआ है और अभी भी होता रहेगा, और ये होना चाहिए। देखिए, आप कह रहे हैं होना चाहिए, अभी सिलेबस में एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट जोड़ा गया, आइडिया ऑफ भारत। अगर आप पढ़ने जाइएगा बीए, उस पर कितना बवाल हुआ है, जबकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है। चूंकि उसको हम पढ़ा रहे हैं, उस पर किताब लिख रहे हैं, उसमें क्या है, आइडिया ऑफ भारत में क्या है कि आपको पढ़ाना है शुरू में ही। जैसे बच्चा ऑनर्स में जाएगा, उसको वेद, वेदांग, ज्योतिष, ये सब चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी देना है। तो क्या गलत कह रहा है? जो हमारी परंपरा है, जो सनातन परंपरा है, अगर उसको सरकार पढ़ाना चाह रही है तो दिक्कत कहाँ हो जाता है? उसमें कोई चीज नहीं है। अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति वो अनादर का भाव है। बस जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अब जैसे हमारे यहाँ पुरुषार्थ, तो 4 पुरुषार्थ हैं, उसको आपको जानना तो चाहिए। हमारे यहाँ संस्कार, जो हमारे यहाँ संस्कार होते हैं, वो तो हमको जानना चाहिए ना कि हमारे यहाँ संस्कार कौन कौन से होते हैं। नहीं जानते। 16 संस्कार बहुत कम लोग होते हैं जो जानेंगे कि 16 संस्कार होते हैं। और संस्कार आपका ऐसा नहीं कि पैदा होने के बाद शुरू होता है, मां के गर्भ से ही संस्कार आपके शुरू हो जाते हैं।
देखिए सनातन परंपरा में सब कुछ आ जाएगा। भारत की परंपरा बोल तो रहे हैं, जो हमारा ओरिजिन क्या है, सनातन परंपरा। आप क्या हिंदू धर्म से मत ले जाइए, हिंदू धर्म अलग चीज हो गया, हम सनातन परंपरा की बात कर रहे हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म आया कब है, छोटे छोटे उसके अभिन्न अंग हैं, सब चीज है। आइडिया भारत में ऐसा तो नहीं कि बौद्ध नहीं पढ़ना, आपको जैन नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है आपको। आइडिया भारत में जब हमारे यहाँ बुद्ध हो रहे हैं, महावीर हो रहे हैं, तो वो सबको पढ़ाना है। ये नहीं है कि सिर्फ सनातन परंपरा ही नहीं है, वो शुरुआत है। अब ऋग्वेद है, जो हमारे चारों वेद हैं, उसके बारे में जानिएगा ना। देखिए ऋग्वेद कब है, 1500 BC। बुद्ध कब आ रहे हैं, 600 BC। तो अगर ये पहले हुआ है तो इसको पढ़ा रहे हैं, तो हम इसको कहां छोड़ रहे हैं, हम इसको भी। इवन अगर आप कहिएगा तो इस्लाम आया है 647 जो बोला जाता है AD में, तो क्या इसको छोड़ रहा है, इसको भी पढ़ा रहे हैं। तो आइडिया भारत का कहने का कॉन्सेप्ट है कि शुरुआत से जो हमारे यहाँ कल्चर रहा है, वेद वेदांग का कल्चर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती थी वो लिखित तो होती नहीं थी, हमारा ओरल ट्रेडिशन था। हमारे क्या था, गुरुकुल पद्धति थी, आपको टीचर ओरली बताएगा और आप उस चीज को ग्रहण करेंगे, और नेक्स्ट जब आप टीचर बनेंगे तो आप अपने बच्चों को ओरली बताइएगा। हमारे जितने भी ग्रंथ थे सारे ओरल ट्रेडिशन थे। लिपिबद्ध कब किया गया इनको, गुप्त काल में लिपिबद्ध किया गया है। उससे पहले सारे जो ग्रंथ है वो ओरली ट्रेडिशन में चले आ रहे हैं। तो देखिए यही चीज तो कर रहा है। देखिए कोई गलत चीज नहीं होता है, हम लोग उसको पढ़ते नहीं है, विरोध करना शुरू हो गया। नहीं, बहुत नहीं है। देखिए अब अभी की तरह हमारा उस समय मेमोरी पावर नहीं था, आपको ये पता होना चाहिए। अभी हम लोग क्या होता है ना कि 50 तरह का दिमाग है, यहाँ बैठे हुए हैं, अब है कि नौकरी होगी कि नहीं होगी, ये दिमाग में चल रहा है। अब है कि कोई अगर लड़का है जिसकी गर्लफ्रेंड बाहर वेट करे, 6 बजे टाइम दिए हैं, पता नहीं पहुंचे तो कल से ब्रेकअप। तो ये उस समय नहीं था ना। उस समय जो अगर गया गुरुकुल में तो उसका एकदम कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ पढ़ाई करना है, वहां ये नहीं था कि किसी के साथ घूमना है, कि किसी के साथ मूवी जाना है, ये सब दिमाग में नहीं ना है। अब यहाँ हम बैठे हुए हैं, पता चलेगा 8:30 बजे खाना भी बनाना होगा, अरे मेस में जाना है 9 बजे खाने के लिए। हम सारा ये अगर क्लास में बैठे हुए भी हैं तो क्या पूरी क्लास कॉन्सेंट्रेट रह पाते हैं, ये बता दीजिए। कभी कॉन्सेंट्रेट पूरी क्लास रह पाएंगे नहीं। हमारे दिमाग में बहुत सारा के हो सकता है कि उसी में पढ़ते पढ़ते प्लानिंग कर रहे हैं, नहीं यहाँ से जाने के बाद क्या करना है, आज वहाँ जाना है, उसके साथ घूमना है, उसके साथ समय बिताना है। तो ये सब उस समय नहीं था ना। उस समय की जो पद्धति थी वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि उस समय हमारा कंसंट्रेशन, अगर हम पढ़ने आए हुए हैं तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ पढ़ाई पे होता था। देखिए लिपि क्या है, सिर्फ साइन बोर्ड आपको मिल रहे हैं, कुछ लेटर्स मिल रहे हैं ना, क्या ग्रंथ कोई मिल रहा है, कितना लिखा हुआ है। अगर हमारे ग्रंथ में अगर आप देखेंगे तो महाभारत में कितने श्लोक थे, वो अगर लिखा जाए तो कितना पत्थर लगेगा। देखिए ये चीज आप उस पे मत ले जाइए, ये तर्क वितर्क नहीं। देखिए जो धर्म होता है ना, वो तर्क की कसौटी पे आप कभी उसको तुलना कर ही नहीं सकते हैं। और जो हमारी परंपरा है, आप कभी धर्म से उसको ये इससे मत जोड़िए, क्योंकि जो हमारी परंपराएं हैं आज भी आपने देखा, नासा ने कब सिद्ध किया कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, हनुमान चालीसा में तो पहले ही लिख दिया गया है। तो फिर अगर एग्जैक्ट अगर निकालिएगा तो सेम डिस्टेंस है, तो क्या हनुमान चालीसा के साथ ये तुलसीदास गए थे क्या ऊपर नापने के लिए। देखिए जो हमारा आज भी, आप कभी गौर किए हैं ठाकुर प्रसाद का जो कैलेंडर 10 रुपए में आता है, उसमें सारी चीजें बता दी जाती है, और लगभग, हम एक्यूरेट नहीं करें, लगभग वो सही हो जाती हैं। वो लिखेगा जिस महीना में चावल का भाव बढ़ेगा, बढ़ जाता है, चना का भाव गिरेगा, वो गिर जाता है। तो यही चीज है। देखिए वो ट्रेडिशन पे मत जाइए, जैसे जो अभी से आप उसकी तुलना नहीं कीजिए। अभी हम लोग जो लिख के पढ़ रहे हैं ना, उस समय गुरुजी जो सिखा दिए ना, वो हम लोग रट जाते थे।
और उसमें मिस्टेक्स की संभावना न के बराबर थी। वही, अब आपने सुना है कि लोगों की शेर से दोस्ती हो जाती थी, अभी कोई जाएगा? वहां पे जंगल में छोड़ देते थे। आज से अगर 20 साल पहले जो गांव में रहते होंगे, 20 साल पहले, अभी का नहीं, 20 साल पहले बच्चे को ऐसे ही छोड़ देते थे मिट्टी में खेलने के लिए। आज क्या होता है कि जैसे बच्चा खेल के भी अगर आया, मिट्टी लग गया पैर में, तो जल्दी जल्दी डिटॉल से धो। कहीं अरे उस समय माथा उथा फट जाता था ना, तो इसे कपड़ा बांध दे, कोई टेटनेस उसनेट का सुई नहीं होता था। अगर डिटॉल भी लेना है ना, तो गांव में किसी के घर जाओगे, मांग के थोड़ा सा रुई लेके जाता था आदमी, की डिटॉल दे दो, थोड़ा सा लगा दे, बस हो गया। ट्रीटमेंट सेम वही, उसके अलावा कुछ नहीं। आज अगर हल्का सा टूट जाए, फूट जाए यहाँ पे, सीधे डॉक्टर के पास ले, पहले सुई दिलवाओ, इसको दवाई दिलवाओ। यानी देखिए अब क्या है, क्या पहले के बच्चे नहीं, पहले के बच्चे हमसे ज्यादा स्ट्रांग होते थे। हम लोग जितनी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, पहले के लोग को सुने कि बीमार पड़ते हैं। मेरी दादी 105 साल में मरी, लेकिन जब मरी उस समय भी उनका पाचन शक्ति ऐसा था कि 5 बार खाने के बाद भी पचा जाती थी, कोई टेंशन नहीं होता था उनको। तो सब कुछ चेंज हुआ है ना, इसीलिए देखिए हम अपनी परंपरा पे कभी उंगली उठा ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए हमारी जो परंपराएं थी वो सही में बहुत स्टैंडर्ड थी। आप कभी ये चूंकि कर ही नहीं पाएंगे। देखिए इस सब पे अगर कभी क्लास अगर आप लीजिए, कहिएगा, तो हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे उदाहरण के साथ। जो हमारी परंपराएं हैं वो रियली में बहुत महान परंपराएं थी। क्योंकि हम लोग अभी क्या होता है, दिखावा की लाइफ जी रहे हैं। हमको है कि अगले का बात काटना है, तो हमको दिखाना रहेगा, नहीं हम बेस्ट हैं, वो लोग बेस्ट हमसे नहीं थे। और हम वो जहां मैं वाला कॉन्सेप्ट जब से आया ना, तब से ये प्रॉब्लम शुरू हो गया। पहले क्या होता था कि हम ज्यादा लोग बोलते थे, मैं कम लोग बोलते थे। अब जहां से मैं वाला कॉन्सेप्ट यानी इंडिविजुअल आ गया, तो हम लोग कभी भी देखिए परंपराओं पे हम कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। जो परंपरा, देखिए अब हम धर्म की बात, हम हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे, हम अपनी सनातन परंपरा। सनातन परंपरा है क्या? देखिए सनातन परंपरा में हम हर एक उस चीज की पूजा करते हैं जिससे मुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हो। बस यही जान जाइए, उसमें कोई देवी देवता नहीं थे। सनातन परंपरा में आप जाइएगा, कोई देवी देवता नहीं थे उसमें, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। चूंकि शिव की पूजा होती थी सनातन परंपरा में, तो शिव के रूप में नहीं थे, वो पशुपति के रूप में थे, पशुओं के स्वामी के रूप में थे। तो देखिए जिससे हमको होता था फायदा, जैसे नदी हो गया, पहाड़ हो गया, सूर्य चंद्र, ये सब का जो पूजा हो रहा था, उसका रीजन यही है कि हमको उससे फायदा है। पृथ्वी की पूजा, क्योंकि पृथ्वी में उत्पन्न करने की शक्ति है, और उसी से मातृदेवी का कॉन्सेप्ट बनता है। मातृदेवी क्या है? अगर मातृदेवी ही तो है कि अपने सदृश संतान उत्पन्न कर सकती हैं। क्या कोई मेल मेंबर अपने सदृश संतान उत्पन्न कर सकता? नहीं। पैदा करने की जिसमें शक्ति है वो पूजनीय हो गया। तो जिससे भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमको फायदा हो रहा है वो हमारे लिए पूजनीय। यही तो सनातन धर्म है, सनातन यही है। अब इसमें ये नहीं, अब जितने भी बहुत सारे देवी देवता वो बढ़ते जाते हैं, वो एक बृहत रूप लेता है, लेकिन कभी भी हम अपनी परंपरा पे उंगली नहीं उठा सकते। बस 100 बात की एक बात होती है कि जो हमारी परंपराएं थी वो बहुत महान थी, और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमको कोई, ये अपनाने में हमको कोई झिझक भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं वो बहुत महान थे। देखिए उस समय टेक्नोलॉजी, आप कह रहे हैं हम लोग इतने सारे, अब जो आपको मूर्ति कला बता रहे हैं, अभी क्या छेनी से मार के कोई इतना बढ़िया मूर्ति बनाएगा जल्दी, जब तक कि मशीन का यूज नहीं कर ले। तो और इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल वैसे ही खड़ा है, वहां लोग जाकर फोटो खिंचवाते हैं। क्योंकि हम भी गए हुए महाबलीपुरम, वो जो बड़ा सा बोल्डर है वो लगेगा ना कि कब वो नीचे गिरेगा पता नहीं, लेकिन एकदम अड़ा हुआ है, एकदम हवा में वो है, हल्का सा वो बेस पे लिए हुए है। तो देखिए ये सब टेक्नोलॉजी है, इसीलिए हम अपनी परंपरा को अगर अच्छे से समझेंगे तो सही में हमारी परंपराएं बहुत अच्छी हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जी।